मेरा यहाँ पे फ़िज़िकल फ़िटनेस बहुत कम पड़ गया, ऐसा मुझे लगता है। जितना हो सका था मैंने किया कि शूटिंग ऐसा गेम है, इवेंट है जिसमें फाइनेंशियल बहुत सपोर्ट लगता है। कहा जा रहा है कि भाई दूसरे महेंद्र सिंह धोनी है। आपकी जो स्ट्रगल स्टोरी है, आपका जो करियर है, काफ़ी हद तक महेंद्र सिंह धोनी से मिलता है। ये धोनी का थाला फॉर अ रीज़न का क्या चक्कर नहीं, है? नहीं, उनका भी रेलवेज़ में था एंड मेरा भी रेलवेज़ टीसी करके ही जॉब था। पेरिस ओलंपिक 2024 में स्वप्निल कुसाले ने एक नाम कमाया है। भारत के लिए मेडल लेकर आए हैं, देश को गौरवान्वित किया है। हमारे साथ इस वक्त बैठे हैं, बड़े शाई नज़र आ रहे हैं। पहले तो अभी स्टेज पर भी बड़े शाई नज़र आए, बहुत कम बातचीत की। यहाँ पर पॉडकास्ट में उम्मीद करेंगे कि आप ज़्यादा खुलें और इंस्पिरेशन भी दें लोगों को कि बहुत सारे लोग जो है शूटर बनना चाहते हैं, लेकिन इंडिया में शायद अब तक राइट ट्रैक उन्हें नहीं मिल पाया है। क्योंकि हम जैसा कि पहले हमारे गेस्ट से भी बात कर रहे थे कि भाई क्रिकेटर बनना इस देश में बड़ा आसान है, राइट। बहुत सारी सुविधाएं हैं, बहुत सारे कोचेज हैं, शायद आपके हर गली दूसरे मोहल्ले पर भी एक कोच मिल जाते हैं आपको। शूटर बनने की बात आती है तो कोल्हापुर से आप आते हैं। इंडिया के बहुत सारे स्टेट्स ऐसे में जहाँ पर भाई पॉसिबिलिटी ही नहीं है शूटर बनने की। तो शुरुआत में मैं चाहूँगा कि आप अपनी अगर जर्नी को बताएं कि भाई आप वहाँ से कैसे निकल कर आए। जैसे कि मेरे पापा है, टीचर है, मम्मी घर में हाउस वाइफ है एंड पापा का थोड़ा सा कहना था कि मैं घर में ज़्यादातर पढ़ाई करता नहीं था। मोस्ट ऑफ द टाइम थोड़ा सा बाहर ही खेल कूद रहता, तो उन्होंने हॉस्टल में मुझे भेज दिया ताकि ये पढ़ाई करे। लेकिन वहाँ जाने के बाद तो पढ़ाई तो हुई नहीं, कुछ और बस चले गलत हो कुछ गई। और ही खेल कूद चल रहा था। एंड सडनली ऐसा लगा उनको कि वो हमारे यहाँ जहाँ पे महाराष्ट्र में क्रीड़ा प्रबोधिनी करके एक महाराष्ट्र गवर्नमेंट का एक स्कीम चलता है, जिसमें एथलीट जो रहते हैं या कोई भी जो रहते हैं बच्चे, उनको वहाँ पे भर्ती किया जाता है और उनके ऊपर ज़्यादा वर्क करके एथलेटिक्स हो या कोई भी वर्क गेम हो, तो उसके थ्रू उनको अच्छा परफॉर्म करने के लिए तैयार किया जाता है। तो वैसे उसका मेरा उसमें सिलेक्शन हो गया था एंड 2008 में। एंड उसके बाद फिर मैं एक साल बस फिज़िकल फ़िटनेस पे ध्यान दे रहा था, क्योंकि उनका एक क्राइटेरिया रहता है कि पहला साल पूरा फिज़िकल बिल्डअप करना है, उसके बाद ही जो गेम आएगा, गेम सिलेक्शन होगा, उसके थ्रू फिर उसमें वो माहिर हो जाएगा। तो एक साल ऐसे ही चला मेरा। उसके बाद उसी साल के एंड में मुझे फिर से एक बार टेस्ट देना पड़ा फिज़िकल फ़िटनेस का। एंड उसके थ्रू जो रैंकिंग पॉइंट्स आते हैं, तो रैंकिंग पॉइंट्स के बाद हमें पता चलता है कि हमारे बॉडी के हिसाब से और रैंकिंग के पॉइंट के हिसाब से कौन सा गेम हमें सूट करेगा। तो मैंने पहले ही देखा था टीवी पे, जब एक साल फिज़िकल फ़िटनेस करा तभी मैंने टीवी पे देखा था कि पुणे में यूथ ओलंपिक गेम्स हो रहा था, सॉरी यूथ कॉमन गेम्स 2008 में आई थिंक। तो मैंने टीवी पे देखा कि ये ऐसा शूटिंग गेम कुछ आ रहा है, ऐसे चल रहा है, और मुझे वो फर्स्ट टाइम देखा मैंने, क्योंकि इसके पहले कभी देखा नहीं था और कुछ इंटरेस्टिंग लगा था बाकी स्पोर्ट्स के मामले में। तो मैंने सोचा कि चलो इसमें थोड़ा कुछ कर लेते हैं, और उस वहीं से फिर वो स्टार्ट हो गया 2009 से। फिर गन से प्यार कब हुआ आपको, जब लगा कि अब यही करियर है, यही पैशन है? जब वो देखा मैंने और वो टीवी में, पहली गन क्या थी, उसकी भी या कहानी बताएं। जब मैंने देखा टीवी में, तब एयर राइफल का इवेंट चल रहा था 10 मीटर का, तब मैंने देखा, बोला यार कुछ तो अलग है ये गन, मतलब कुछ तो अलग है, इसलिए कि यही कर लेते हैं अब उसके इसमें। पहले कभी गन चलाई वलाई थी या नहीं, नहीं, कुछ नहीं, नहीं? नहीं, कभी नहीं। जी। और पहली गन की क्या स्टोरी है आपकी, जब आपको पहली बार जो आप चाहते थे वो करने को मिला? जैसे कि एयर राइफल है वो नॉर्मल इंडोर होती है और 10 मीटर के इसमें होता है। लेकिन 50 मीटर जो होता है, जो रियल बुलेट होती है, उसकी रियल गोली होती है, वो 50 मीटर पे ऊपर हम फायर करते हैं राइफल में। तो वो मुझे बहुत पसंद है, उसका वॉइस सुनना और उसको चलाते टाइम पे जो मज़ा आता है ना, वो बहुत ही बढ़िया लगता है। तो मुझे आई थिंक एक 1.5 साल बाद वो चलाने के लिए मिला था। एंड मैंने फिर वो एयर राइफल छोड़ दिया पूरा कि अरे ये इसको क्या चलाना है, अगर ये असली वाली मिल गई तो उसको क्या ही चलाना है, ऐसा था। तो आई थिंक उसके बाद फिर .22 के ऊपर ही मेरा फोकस था ज़्यादा, जो 50 मीटर पे चलाते हैं, तो वो चलाते बहुत मज़ा आता है। लेकिन अभी मैं मनु से बात कर रहा था, इसी राइफल को लेकर बात हुई, तो ये बहुत सारे आर्टिकल छपे हुए थे कि भाई इतने लाख की आती है, या किसी ने करोड़ों तक की बात लिख दी थी। आपकी कितने की है? जैसे कि मेरी राइफ़ल विथ एक्सेसरीज़ अगर माना है तो 7-8 लाख के आसपास जाती है, क्योंकि ओनली राइफ़ल ही 5-5.5 लाख तक जाती है। फिर हमारा 3 पोजीशन एक ऐसा इवेंट है जिसमें नीलिंग में बैठते हैं हम, फिर प्रोन पोजीशन होती है, स्टैंडिंग होती है। तो उसमें अलग अलग एक्सेसरीज़ हमें चाहिए होती है और 3 अलग अलग सेट रहता है हमारा। तो वो तीनों का सेट का पूरा मिला के ऑलमोस्ट 7-8 लाख, कभी कभी 10 लाख भी जाता है, अगर एक्स्ट्रा कुछ उसमें ऐड हो जाता है तो। टफ है अगर देखा जाए, इंडिया में कोई मिडिल क्लास लड़का शूटर बनने का ख्वाब बहुत देखे तो। टफ है, क्योंकि शूटिंग ऐसा गेम है, इवेंट है जिसमें फाइनेंशियल बहुत सपोर्ट लगता है। और हर एक हमारा शूटिंग का चीज़, मतलब जो भी हम इक्विपमेंट परचेस करते हैं बाहर जाके या इंडिया से, तो वो इतना एक्सपेंसिव होता है कि नॉर्मल इंसान उसको तुरंत परचेस करना बहुत उसको मुश्किल होता है।
तो फाइनेंशियल बहुत पीछे एक बैकबोन होना ज़रूरी है। कोई बीच का रास्ता भी है, क्योंकि अगर कोई मिडिल क्लास इंसान बनना चाहे, भाई वो नहीं अफोर्ड कर सकता, क्या तरीके होते हैं? कि ऐसा है कि जो अवेलेबल है अपने पास उसमें मेहनत करें। और जैसे कि अभी इंडिया में जो अपना गवर्नमेंट है उन्होंने काफ़ी स्कीम्स रन की है, जैसे खेलो इंडिया हो गया। और फिर बाद में टॉप्स है, जो अगर उनका गेम अच्छा हो जाता है तो उसमें टॉप्स में सिलेक्शन हो जाता है, तो उनके थ्रू फाइनेंशियल सपोर्ट है, बाकी जो गेम के लिए सपोर्ट लगता है वो हो जाता है। तो आई थिंक ये एक तरीका है कि हम मेहनत करें और अच्छे से वहाँ पे परफॉर्म करने के बाद गवर्नमेंट हमें फिर सपोर्ट कर लेती है। आप इस बार जब मेडल जीत कर गए तो क्या कुछ बदला हुआ आपको दिखा? बहुत सारे वहाँ पर जो सपोर्टर आपको नज़र आए होंगे, बहुत सारे फैंस नज़र आए होंगे, बात करने का तरीका बदला हुआ नज़र आएगा, क्या आपने नोटिस किया कि भाई दुनिया ही बदल गई? जैसे कि शूटिंग ये गेम ज़्यादातर किसी को लोगों को पता नहीं था पहले तो, लेकिन हालांकि थोड़ा सा पता है, लेकिन मोस्ट इतना ज़्यादा नहीं जितना क्रिकेट है बाकी स्पोर्ट्स है। तो जितना मैंने देखा है अभी तक कि शूटिंग लोगों को जानने लगे लोग शूटिंग को, और उसको फील करने लगे कि क्या कैसे होता है और उसमें कैसे इंटरेस्ट आने लगता है और उनको चलाना है। तो ये सारे मैंने क्वेश्चन देखे, उनसे सुने हैं कि लोग चाहते हैं कि हम कैसे उसको शूट करने के लिए तरीका ढूंढे या उनके बच्चों को कैसे शूटिंग करने के लिए भेजे। तो ये सुन के बड़ा अच्छा लगा कि स्पोर्ट्स एक अलग स्पोर्ट्स भी ऊपर आ रहा है। और प्लस जब से आप मेडल जीते हैं लगातार बैक टू बैक इवेंट्स में जा रहे हैं, उस रेंज को भी मिस कर रहे हैं कि भाई ये तो अलग दुनिया हो गई मेरी? या बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि मैं अभी भी बहुत मिस करता हूँ तो जिम को। और क्योंकि मुझे जिम जाना बहुत पसंद है, एंड जिम में एंड शूटिंग तो ऑब्वियसली ऐसे एक सेकंड घर है मेरा। ऐसा है कि अगर कोच मुझे कभी छुट्टी देती है कि ऑफ़ लेना है 2 दिन के लिए, तो मेरा घर पे मन नहीं लगता। मुझे वहाँ रेंज पे जाना ही है, वहाँ फ्रेंड लोग रहते हैं, उनका ऑफ़ नहीं होता तभी, लेकिन वहाँ जाके सोना भी चलेगा लेकिन वहाँ जाऊँगा, ऐसा है मेरा। तो वो बहुत ही वहाँ पे एक शांत फील आता है। 50 मीटर पे स्पेशली क्या है, ओपन होता है तो हवा आती है अच्छे से, ठंडी ठंडी, या जैसे जैसे वेदर है। बट कैसा भी वेदर हो वहाँ पे ठंड नींद बहुत सही आती है। प्लस कहते हैं इंडिविजुअल स्पोर्ट्स में कोच का रोल बहुत ज़्यादा बड़ा हो या जाता है कि भाई वही आपको बनाने वाला होता है, वही आपको दिशा देने वाला होता है। आपकी लाइफ में भी ऐसा रहा कि एक कोच की वजह से ही आपकी गाड़ी आगे चली? जैसे कि मेरे कोच का नाम दीपाली देशपांडे है, वो भी एक ओलंपियन रह चुके हैं, एंड अपने इंडियन टीम में कोच भी थे वो। तो वो एक मेरे लिए सेकंड मदर, जैसे कि बोलते हैं ना कि माँ जैसी है वो मेरे लिए, क्योंकि उन्होंने मैं 2012 से उनके साथ हूँ। एंड तब से मैं छोटा था तब से वो जानते हैं मेरा कि मेरा कब मूड ऑफ हो जाता है या मेरा शूटिंग कब ख़राब हो जाता है, मुझे क्या नीड्स है, तो वो सब कुछ वो अच्छे बारीकी से जानते हैं। एंड इसके अलावा और एक पर्सन है मेरे लाइफ में कि उन्होंने जैसे कि जब मैं पुणे में शिफ्ट हुआ था तब से वो मेरे रियल ब्रदर नहीं है, बट भाई से भी बढ़कर जो बॉन्डिंग होता है वो मेरा उनके साथ, उनका नाम अक्षय अष्टपुत्र है। तो वो भी एक गुरु जैसे हैं मेरे लिए। तो ये दोनों ऐसे लोग हैं कि आज तक कभी मैं उनको भूल भी नहीं सकूँगा इस चीज़ों के लिए, और जितना थैंकिंग है वो भी कम है उनके लिए, दोनों के लिए। एक और पर्सनैलिटी है जिनका नाम जुड़ रहा है आपके साथ, महेंद्र सिंह धोनी। Yeah. अगर आपने कुछ आर्टिकल्स पढ़े हो, कहा जा रहा है कि भाई दूसरे महेंद्र सिंह धोनी है। आपकी जो स्ट्रगल स्टोरी है, आपका जो करियर है, काफ़ी हद तक महेंद्र सिंह धोनी से मिलता है। ये धोनी का थाला फॉर अ रीज़न का क्या चक्कर नहीं है? नहीं, काफ़ी हद तक ऐसे नहीं बोल सकता कि वो एक लेजेंड है। एंड मेरा ऐसे बोल सकते 10% थोड़ा सा हो सकता है, क्योंकि उनका भी रेलवेज़ में था एंड मेरा भी रेलवेज़ टीसी करके ही जॉब था। एंड क्या रहता है कि उन्होंने एक, जैसे हमने सबने मूवीज़ देखी है, तो उनका ऐसा था कि उनको पैशन उनका फॉलो करना है, ना कि जॉब उनके अवेलेबल था उनके ऊपर ज़्यादा फोकस करना था, ऐसा नहीं था। तो ड्रीम्स जो था मेरा भी वही ड्रीम से कभी पहले से ही, जैसे शूटिंग स्टार्ट किया था कि ओलंपिक गोल्ड मेडल लाना। तो वो मेरा ट्रिप अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, वो कैसे कंप्लीट करना है, उसके ऊपर कितना मेहनत करना है वो मैं तो करूँगा ही। बट उनको रिलेटेड कैसा है कि उन्होंने ऐसा सोचा कि मेरा ड्रीम है, उनका पैशन उनको फॉलो करना है, मैंने वही सेम किया। एंड अनदर चीज़ कि जब वो ग्राउंड पे रहते हैं तो बहुत कामली रहते हैं, कुछ भी हो जाए थोड़ा सा हो जाता है कभी कभी, वैसे आप भी दिख बट रहे हैं मुझे काफ़ी या कूल तो काम। हमें भी वैसे ही रहना पड़ता है। तो आई थिंक ये दोनों सिमिलरिटी है, कभी कि मैं खुद को उस चीज़ के लिए उनसे ले लेता हूँ मैं। फेवरेट क्रिकेटर कौन है आपके, धोनी है या या राइट। फिर धोनी है? जी। तो भाई स्वप्निल साफ तौर पर कह रहे हैं कि धोनी के फ़ैन हैं, उनकी पर्सनैलिटी को फॉलो करते हैं। कुछ एक दो चीज़ें ऐसी हैं जो उन्होंने धोनी से सीख भी ली हैं। धोनी के ऊपर फिल्म बन गई है, आपके ऊपर बनती है, आप चाहेंगे आपके ऊपर पहली बात तो फिल्म बने, और अगर बनती है तो कौन करेगा एक्ट?
देखो अभी तो मुझे वो पता नहीं कौन करे क्या नहीं है, बट फिल्म का ऐसा है कि जब तक गोल्ड मेडल नहीं आता तब तक मैं ऐसा भी नहीं चाहूँगा कि मैं इतना बड़ा बन गया हूँ। क्या बात। जब तक गोल्ड मेडल नहीं आता तब तक देश का नाम रोशन होता तब तक खेलता रहूँगा। बिल्कुल गोल्ड मिल जाए इस बार आपको, आपने खुद को कहीं एनालाइज किया कि यार यहाँ चूक हो गई, ये एक कोई जैसे पॉइंट कि रहा? मेरा थोड़ा सा ऐसा था कि लैक्टोज इंटॉलरेंट पर्सन होने के कारण थोड़ा सा फूड में थोड़ा दिक्कत आती है, एंड कभी कभी कुछ चीज़ें इंग्रेडिएंट मिल्क प्रोडक्ट आ जाता है तब बॉडी में चेंजेस हो जाती है, क्योंकि टॉन्सिल्स पेन करना स्टार्ट हो जाता है एंड फिज़िकल फिटनेस नहीं होता। तो आई थिंक मेरा यहाँ पे फिज़िकल फिटनेस बहुत कम पड़ गया ऐसा मुझे लगता है। जितना हो सका था मैंने किया, बट एंड मोमेंट पे जो होता है ना थोड़ा सा कि या ऐसा कह सकते हैं कि एक परसेंट जो होता है कि वो उस लेवल पे जाने के लिए थोड़ा सा एक 10% भी हो सकता है कि वो रह गया, वो आई थिंक वहाँ पे मिस हो गया। तो आई थिंक नेक्स्ट जर्नी में मोस्टली ज़्यादातर एक तो डाइट एंड फिजिकल फिटनेस उस पर ज़्यादा फोकस करूँगा। बिल्कुल, तो एक डाइट है और एक फिजिकल फिटनेस जिस पर फोकस करने वाले हैं। स्वप्निल साफ तौर पर कह चुके हैं भाई चूक कहाँ होगी उन्हें पता चल चुका है, लेकिन अगले ओलंपिक में छोड़ेंगे नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद यस, स्वप्निल, थैंक यू। आप हमसे बात की। उम्मीद करेंगे कि अगली बार जब आपसे मुलाकात हो आपके हाथ में गोल्ड हो। जी जी ज़रूर, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू।